लाइव है। नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप? नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाई। तो रेलवे की एग्जाम की तैयारी करने वाले जितने भी भाई हैं, उन सभी बच्चों का परसेंटेज प्रतिशत पढ़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई। आपके पेपर बहुत जल्द होने वाले हैं, तो अब हम जो है थोड़ा तेजी में फास्ट फास्ट चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, मैं आपको परसेंटेज पढ़ा रहा हूं और परसेंटेज की 2 शीट हैं। ठीक है जी, हम पहली शीट आज एंड कर लेंगे। ठीक है बच्चों, परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता चुका हूं। चलिए आ जाइए, सवाल है आपके सामने 54। ठीक है ना, इस शीट को बनाते समय कुछ टाइप आगे पीछे हो गए हैं। ठीक है बच्चों, पर कोई बात नहीं, मैं उसको ठीक कर दूंगा अभी। आ जाइए, तो हम करेंगे भाई आज, बताओ बच्चों कौन सा सवाल नंबर 54। आज की क्लास का पहला टाइप। पिछली क्लास में बच्चों हमने आपको क्या पढ़ाया था, याद है? अगर दो संख्याओं की गुणा सेम है, अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो एक संख्या जिस अनुपात में बदलती है, दूसरी संख्या उसके रिवर्स रेशियो में बदलेगी। ये पढ़ाया था ना बच्चों। अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो एक संख्या जिस रेशियो में बदलेगी, दूसरी उसके रिवर्स रेशियो में बदलेगी। और हमने पिछली क्लास में इस पर बेस्ड सवाल भी किए थे। ठीक है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप क्या बनता है उस पर? खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत वाला, मैंने समझाया था पिछली क्लास में। ठीक है बच्चों, आज इसी कॉन्सेप्ट पर और आगे के सवाल करेंगे। जैसे कि सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 54। एक आदमी की सालाना इनकम में 1.2 लाख रुपए की वृद्धि होती है। ठीक है, परंतु इनकम पर लगने वाला कर यानी कि टैक्स 12% से घट के कितना हो जाता है? 10% हो जाता है। अभी भी वह उतना ही टैक्स देता है जितना कि वो पहले देता था। पूछा है उस आदमी की बढ़ी हुई इनकम कितना है और आपको बताना है लाख में। तो भाई इस सवाल को करने से पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है पीछे का, है ना? देखो बच्चों, मैं आपको समझाता हूं इनकम टैक्स कैसे निकालते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, सभी बच्चों को पता है कि इनकम टैक्स बराबर होता है इनकम टैक्स बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? इनकम गुणा है सचिन, रेट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बराबर इनकम गुणा रेट ऑफ इनकम टैक्स। हिंदी में जो बच्चे लिखना चाहते हैं वो हिंदी में कैसे लिखेंगे? आयकर बराबर आय गुणा आयकर की दर। आयकर बराबर आय गुणा आयकर की दर। आप बोलोगे सर हमें तो ये पता ही नहीं, आप सीधा लिख देते हो। एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो आपकी रेलवे में नौकरी लग जाती है और आपकी एक महीने की सैलरी आती है 50,000 रुपए। कितनी आती है प्यारे दोस्तों? 50,000 रुपए। तो ये क्या है बेटा? आपकी महीने की इनकम है। समझ में आया? जैसे ग्रॉस इनकम भी कह देते हैं, कुल आय। ठीक है ना, मान लो आपकी रेलवे में नौकरी लग जाती है, आपकी महीने की तनख्वाह आती है 50,000 रुपए। सरकार कहती है ओए बढ़ाया 50,000 रुपए कमाने वाला, जितनी तनख्वाह है ना उसका 8% क्या दे दे, हमें टैक्स दे दे। ये सारा डाटा मैं अपनी मर्जी से लेता हूं, एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए। तो सरकार ये कहते हैं कि जो भी आप पैसा कमा रहे हो उसका 8% आप हमको दे दो, सरकारी खाते में डाल दो टैक्स के रूप में। क्लियर है? तो इसी को क्या कहा जाता है बच्चों? रेट ऑफ इनकम टैक्स कहा जाता है, आयकर की दर। यानी कि सरकार आपकी इनकम का जितना परसेंट खुद रख लेती है वही क्या कहलाती है? रेट ऑफ इनकम टैक्स, आयकर की दर कहलाती है। तो आप एक महीने के 50,000 रुपए कमाते हो, सरकार कहती है कि 8% अपनी इनकम पे टैक्स सरकारी खाते में जमा करा दो। ठीक है ना बच्चों? तो यानी कि आपको सरकार को कितना टैक्स देना पड़ेगा फिर? 50,000 रुपए का 8% कितना हो जाएगा? 50,000 रुपए का 8% यानी कि 4,000 रुपए। तो आपको 50,000 रुपए में सरकार को 4,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। इनकम टैक्स कितना बना? 4,000 रुपए। यानी कि आपके पास कितना बचेगा?
50,000 में से 4,000 सरकार को टैक्स दोगे तो 46,000 रुपए आपके पास बचेगा। इसे बोलते हैं नेट इनकम या सैलरी इन हैंड। क्या बोलेंगे? सैलरी इन हैंड, नेट इनकम। तो यानी कि प्यारे बच्चों, ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। क्लियर है ना? सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि इनकम टैक्स कैसे निकलता है? इनकम गुणा रेट ऑफ इनकम टैक्स, ये कंसेप्ट है। अब इस पर सवाल करते हैं मेरे भाई, आ जाइए। बोला है एक आदमी की सालाना इनकम 1.2 लाख रुपए बढ़ जाती है। आदमी की इनकम बढ़ जा रही है तो भाई आदमी को टैक्स भी ज्यादा देना चाहिए, लेकिन इनकम पे जो लगने वाला टैक्स है वो पहले कितना था? 12%। अब वो घटा के कितना हो गया? 10%। वह अब भी उतना ही टैक्स देता है, कर मतलब टैक्स, जितना पहले देता था। यानी कि आदमी सेम उतना ही इनकम टैक्स पे कर रहा है सरकार को जितना पहले करता था। अगर आदमी की तनख्वाह बढ़ी है तो आदमी को टैक्स भी तो ज्यादा देना चाहिए, लेकिन टैक्स उतना ही सेम दे रहा है जितना पहले दे रहा था। लेकिन आदमी की इनकम पे लगने वाला जो टैक्स का रेट है, पहले कितना टैक्स रेट था? 12%। कितना था बच्चों? 12%। और अभी वही कितना टैक्स रेट हो गया? 10%। तो बच्चों मैंने आपको पढ़ाया है, पिछली क्लास में ही तो पढ़ाया था कि अगर दो संख्याओं की गुणा सेम है, आदमी सेम इनकम टैक्स दे रहा है, ही नाउ पेज द सेम अमाउंट ऑफ टैक्स एज बिफोर। अब भी वो पहले जितना ही टैक्स देता है। बीच में गुणा आ रहा है। अगर दो संख्याओं की गुणा सेम है तो एक संख्या जिस अनुपात में बदलेगी बच्चों, दूसरी संख्या उसके उल्टे अनुपात में बदलेगी, रिवर्स रेशियो में बदलेगी। सबको समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गया। रेट ऑफ इनकम टैक्स पहले 12% था, अब कितना हो गया? यानी कि रेट ऑफ इनकम टैक्स किस रेशियो में बदला? ये 2 से कट रहा है, 2 छिक्का 12, 2 पंजे, यानी कि 6:5 के रेशियो में। तो आदमी की इनकम किस अनुपात में बदली होगी? उल्टा रिवर्स रेशियो में, यानी कि 5 रेशियो उल्टा रेशियो होगा ना बेटा। ये 6:5 हुआ तो आदमी की इनकम किस रेशियो में बदली है? 5 रेशियो। यानी कि अगर उस आदमी की इनकम पहले 5 थी तो अब 5 से बढ़ के कितनी हो गई है? 6 यूनिट। तो आदमी की इनकम कितनी बढ़ी है? 1 यूनिट बढ़ी है। जबकि सवाल क्या कह रहा है? आदमी की सालाना इनकम कितनी बढ़ी है? 1.2 लाख रुपए बढ़ जाते, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1 सवाल में क्या पूछा? बढ़ी हुई इनकम, पुरानी इनकम नहीं पूछा। पूछा होता उसकी ओरिजिनल इनकम क्या है तो क्या निकालते? 5 यूनिट की वैल्यू। आपसे पूछा बढ़ी हुई इनकम, यानी कि फाइनल क्या पूछा है? 6 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 1.2 लाख है तो 6 की वैल्यू 1.2 से गुणा कर देंगे, 12×72 यानी कि 7.2 लाख रुपए उस आदमी की बढ़ी हुई आय है। तो इस सवाल का आंसर क्या हुआ बच्चों? बी ऑप्शन। अगर समझ में आ गया तो कमेंट में जो है यस लिख दीजिए। अगर आपको समझ में आ गया ये इनकम टैक्स वाला सवाल तो कमेंट में यस लिख दीजिए। एक ही सवाल कराऊंगा और एक ही सवाल बहुत तसल्ली से बहुत धीरे से समझाऊंगा, सबको समझ में आ जाएगा। हिंदी में मैं बोल रहा हूं कि आयकर बराबर आय गुणा आयकर की दर। ठीक है ना? बहुत आसान बात है, कर लोगे ना इस टाइप का सवाल। आगे चलते हैं, अगला टाइप। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला टाइप। अगला टाइप, ठीक है ना? सब ये टाइप बेशक अलग अलग है, इनकी लैंग्वेज बेशक अलग अलग है, लेकिन इनके पीछे कॉन्सेप्ट एक इस्तेमाल हो रहा है। कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है? कि अगर दो संख्याओं की गुणा सेम है तो एक संख्या जिस अनुपात में बदलेगी दूसरे उसके उल्टे अनुपात में बदलेगी। चलिए अगला कंसेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट समझने से पहले अगला टाइप, इतना डार्क कैसे आ गया बैकग्राउंड है जी। अगला कॉन्सेप्ट समझने से पहले आपको समझना होगा मेरे प्यारे भाई कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन या हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? सांद्रता। क्या बोलते हैं हिंदी में? सांद्रता। कंसंट्रेशन या हिंदी में सांद्रता क्या होता है? कंसंट्रेशन या हिंदी में सांद्रता क्या होता है? देसी भाषा में कहते हैं सर गाढ़ापन। क्या कहते हैं देसी भाषा में? गाढ़ापन। समझ में आया ना? चलो देखो भैया, अगर आप किसी ठोस पदार्थ में
कोई लिक्विड मिला देते हैं तो हम उसे कहते हैं सॉल्यूशन या फिर घोल। समझ में आया? जैसे मान लीजिए चीनी, चीनी क्या होती है बच्चों? चीनी क्या होती है? ठोस है, सॉलिड है। और चीनी को अगर मैं मिला दूं पानी में तो क्या बन जाएगा? चीनी पानी का एक घोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? घोल, या इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? सॉल्यूशन। क्या कहेंगे बच्चों इंग्लिश में? सॉल्यूशन। तो जब हम कोई सॉलिड पदार्थ में लिक्विड ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है? घोल बन जाता है ना? समझ में आया ना? अब अगर हम एक सॉलिड में ही सॉलिड मिलाएंगे, एक धातु में दूसरी धातु को मिला दे तो उसको क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, एक सॉलिड चीज में एक लिक्विड मिलाएंगे, जैसे चीनी ठोस है, पानी द्रव है, तो क्या बनता है? घोल बनता है। अब हम समझते कंसंट्रेशन या सांद्रता क्या है। मान लीजिए मेरे प्यारे भाई, आपने 32 ग्राम चीनी मिलाई है, आपने 32 ग्राम चीनी मिलाई है मेरे प्यारे भाई, कितने पानी में? मान लीजिए 32 ग्राम न लेके, मान लीजिए आपने 30 ग्राम चीनी मिला दी है बच्चों 150 ग्राम पानी में। ठीक है, सब मैं आपको अपनी मर्जी से वैल्यू लेता हूं समझाने के लिए, कि जब तक आपको समझ ही नहीं आएगा कि भाई बेसिक क्या है, उसके ऊपर सवाल नहीं कर पाओगे। मान लो आपने 150 ग्राम पानी लिया और आपने उसमें 30 ग्राम चीनी मिला दी, तो फिर घोल कितना बन जाएगा बच्चों? कितने का कितना घोल बन जाएगा? 180 ग्राम बन जाएगा सचिन। कितना बन जाएगा? 180 ग्राम। तो आप मुझे बताओ, मैं आपसे कहूं कि इस घोल में चीनी की मात्रा क्या है, लेकिन बताना है किसमें? परसेंटेज में। इस टोटल घोल में चीनी की मात्रा क्या है बताओ? तो हमारे पास टोटल घोल कितना बना? 180 ग्राम। इस टोटल घोल में चीनी कितनी है? इस टोटल घोल में चीनी है 30 ग्राम। नीचे क्या है? टोटल घोल, चीनी कितनी है? 30 ग्राम, यानी कि कितना? 1/, तो टोटल घोल में 1/6, या परसेंटेज में कहूं 16.66% चीनी है। यही होता है कंसंट्रेशन या फिर सांद्रता, कि टोटल मिश्रण है 100%, 100% में कितने परसेंट आपकी चीनी है, तो वो क्या कहलाएगी? चीनी की सांद्रता कहलाएगी। सबको समझ में आया कि आउट ऑफ टोटल घोल, पूरे घोल की मात्रा में कितने परसेंट चीनी उपलब्ध है, वही क्या कहलाते? चीनी की सांद्रता या कंसंट्रेशन कहलाती है। सबको समझ में आया? ठीक बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर अब समझ में आया सांद्रता होती क्या है। तो अगला कॉन्सेप्ट समझिए। अगर आपको कंसंट्रेशन या हिंदी में सांद्रता पता है तो आप मात्रा आसानी से निकाल सकते हो। कंसेप्ट समझिए, क्वांटिटी ऑफ शुगर बराबर टोटल सॉल्यूशन इनटू परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। आपको देखने में बड़ी ऊटपटांग चीज लगती होंगी कि सर ये क्या कह रहे हैं, लेकिन जब जब आप इन पे बेस सवाल तभी कर पाओगे जब आपको ये सब बातें पता होंगी। मान लो आपको एक घोल की कुल मात्रा दी है। क्या दी है बेटा? घोल की मात्रा। अगर आप इसमें चीनी के कंसंट्रेशन से, चीनी के सांद्रता से, चीनी के कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो चीनी की मात्रा आ जाएगी। चीनी की मात्रा आ जाएगी बच्चों। आप बोलोगे नहीं समझे, मैं एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए कि आपके पास 300 ग्राम का एक घोल है। माना आपके पास 300 ग्राम का घोल है, चीनी पानी का घोल यानी कि चाशनी है। माना आपके पास 300 ग्राम चाशनी है, चीनी पानी का घोल है, और उसमें चीनी का कंसंट्रेशन है कितना बच्चों? 20%। कितना कंसंट्रेशन है? तो बताइए उसमें कितने ग्राम चीनी होगी? आपके पास चीनी पानी का टोटल 300 ग्राम घोल है, चीनी पानी का घोल यानी कि चाशनी। आपके पास टोटल 300 ग्राम चाशनी है और उसमें चीनी का कंसंट्रेशन कितना है? 20%। यानी कि 300 ग्राम में से 20% क्या है? चीनी, बाकी क्या है? पानी। तो 300 ग्राम का 20% कितना आ गया बेटा? 60 ग्राम। परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा तो क्या आ गया? 60 ग्राम। यानी कि आपके इस घोल में चीनी कितनी है? 60 ग्राम है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ आया, बहुत बढ़िया, क्लियर है बच्चों। चलिए, तो अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आया है तो इस कंसेप्ट पे मैं आपको 3 सवाल कराऊंगा टाइप वाइज टाइप।
सवाल नंबर 55, यह सवाल आया है रेलवे एनटीपीसी 2020 के पेपर में। लेटेस्ट नहीं है, पुराना सवाल है ये। बताइए। दस लीटर का हमारे घोल घोल है। 10 लीटर घोल से 2 लीटर पानी वाष्पित हो गया। वाष्पित मतलब क्या समझे? हमारे पास एक 10 लीटर क्या है? अच्छा यार, इसकी इंग्लिश कट गई है। इसकी इंग्लिश ना कुछ कट गई है, कोई बात नहीं, इंग्लिश पे ध्यान मत दो, हिंदी देख लो। ठीक बच्चों, इंग्लिश काटने में गड़बड़ कर दी है लड़कों ने। हिंदी देखिए। हमारे पास 10 लीटर घोल है, उसमें से 2 लीटर पानी वाष्पित हो गया। ठीक है ना बच्चों? शेष विलयन में 6% नमक पाया गया। अच्छा, अब आगे पढ़ के पता चला कि नमक पानी का घोल है। क्या है? नमक पानी का घोल। वास्तविक विलयन में नमक का परसेंटेज कितना था? सबको बात समझ में आई? वास्तविक विलयन में नमक का परसेंटेज क्या था? सॉल्यूशन, घोल, विलयन एक ही बात है बच्चों। चलिए ध्यान सुनेगा। हमारे पास नमक पानी का एक घोल है, सॉल्ट प्लस वाटर। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। सॉल्ट प्लस वाटर, नमक पानी का एक घोल है। कितना घोल है बेटे? 10 लीटर। कितना घोल है? 10 लीटर। अब इस 10 लीटर को अगर आप गैस पर रख के गर्म करो तो होगा क्या? पानी भाप बन के उड़ जाएगा। लेकिन नमक उड़ेगा क्या बच्चों? क्या नमक कभी भाप बनता है? नमक उसी बर्तन में काला होकर जमा हो जाएगा, पर नमक उड़ेगा नहीं। तो हमारे पास नमक पानी का एक 10 लीटर घोल है। जब हम गर्म करते हैं तो 2 लीटर पानी भाप बन के उड़ जाता है। बचे घोल में कितना नमक है? 6% नमक पाया जाता है। तो पूछा जो हमारा वास्तविक सॉल्यूशन था उसमें नमक का परसेंटेज कितना था। ठीक है ना? सबको सवाल समझ में आ गया? तो इस सवाल को करने के मैं 2 मेथड बताता हूं। दोनों ही मेरे प्यारे भाई आपको आने चाहिए और दोनों ही बढ़िया है। लड़ना मत कि सर ये बढ़िया है। हमारे पास नमक पानी का घोल है, कितना? 10 लीटर। अगर हम इसको गैस पे गर्म करेंगे 2 लीटर पानी भाप बन के उड़ जाएगा। पानी उड़ जाएगा लेकिन नमक नहीं उड़ेगा। नमक की मात्रा सेम रहेगी। समझ में आया? नमक की मात्रा घोल में जितनी पहले थी आज भी उतनी ही रहेगी। यही बात है। नमक सेम रहना चाहिए। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? नमक सेम, नमक सेम। तो हमारे पास कितना घोल था बच्चों? 10 लीटर घोल था। कितना घोल था? 10 लीटर घोल में कितना परसेंट नमक है मुझे नहीं पता, ये तो निकालना है। वास्तविक सॉल्यूशन में नमक का प्रतिशत कितना था ये तो निकालना है। 10 लीटर घोल में कितना परसेंट नमक है मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैंने गर्म किया 10 लीटर को तो उसमें से 2 लीटर पानी भाप बन के उड़ गया। तो अब घोल कितना बचा? अब 8 लीटर घोल बचा है। और इस 8 लीटर घोल में कितना नमक है? 8 लीटर घोल का 6% नमक है। 8 लीटर घोल में कितना नमक है? 6%। तो जितना नमक पहले था आज भी उतना ही नमक होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा बच्चों? ये बराबर आ जाएगा। तो यहां से क्वेश्चन मार्क, यानी कि नमक की सांद्रता कितनी आ जाएगी? 8×48 और नीचे 10 से भाग देंगे, क्या आ जाएगा बताइए? 4.8%। यानी कि पहले नमक कितना था बच्चों? पहले नमक का कंसंट्रेशन था 4.8%। तो एक स्टेप का सवाल हुआ कि नहीं हुआ? सचिन, सबको समझ में आया ना? ये 5.6% कैसे बता रहे हो यार आप? कैसे बता रहे हो आप? जितने भी बच्चे क्लास देख रहे हैं, अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख दो। बिल्कुल। अब मैंने लिखा है कि 29 दिसंबर को 2020 में शाम की शिफ्ट में आया था सवाल। ठीक है? बताओ, सबको समझ आया?
सर 4.8 कैसे आया? देखो बेटे 8 × 6 48 और उधर 10 से भाग दिया 48/10 4.8। सबको समझ में आया? ठीक है ना? देखो ये सवाल आसान है तो हल्के से निपट गया। अब इसी सेम सवाल को करने का मैं आपको दूसरा मेथड भी बताता हूं, है कि नहीं सचिन? मेथड नंबर 2। ठीक है बच्चों, बताइए। हमारे पास एक नमक पानी का घोल है, नमक पानी का घोल। तो आप मुझे बताओ नमक की मात्रा कैसे निकलेगी? अगर हमारे पास नमक पानी का घोल है, मुझे उसमें पता करना है नमक की मात्रा निकालनी है, तो नमक की मात्रा कैसे निकलेगी बताओ बच्चों? सचिन कैसे निकलेगी? टोटल सॉल्यूशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? नमक के कंसंट्रेशन से, है कि नहीं? परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ नमक। बताओ, अगर आपसे यह बोला जाता है कि बचे घोल में 6% नमक पाया गया, इसका मतलब है कि बचे घोल में नमक का सांद्रता 6% है, बचे घोल में नमक का कंसंट्रेशन 6% है। आई ना बात समझ में? चलिए, किसी बालक को कोई डाउट? अगर हमें नमक की मात्रा निकालनी है तो कैसे निकलेगी? टोटल घोल में मल्टीप्लाई कर देंगे नमक के कंसंट्रेशन से। समझ में आई ना बात? चलिए, हमारे पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है नमक पानी का, कितना बच्चों? 10 लीटर। कितना है? 10 लीटर। मैं इसको गैस पे रख के गर्म करता हूं, 2 लीटर पानी भाप बन के उड़ जाता है, तो अब कितना घोल रह जाता है बच्चों? 8 लीटर। ये रह जाता है सॉल्यूशन। पहले 10 लीटर था, अब 8 लीटर रह गया। लेकिन नमक, इस सॉल्यूशन में नमक की मात्रा जितनी पहले थी आज भी उतनी ही है। क्या नमक की मात्रा बदलेगी? अगर आप नमक पानी के घोल को गर्म करोगे तो पानी तो भाप बन के उड़ेगा, लेकिन नमक बर्तन में उतना ही जमा रहेगा, नमक कम नहीं होगा, नमक की मात्रा सेम पहले जितना ही रहेगी। तो क्या बच्चों आपको पता नहीं है, अगर दो संख्याओं की गुणा सेम है कि नहीं सचिन? ये दो संख्याएं थी हुए, दो संख्याओं की गुणा सेम है, तो एक संख्या जिस अनुपात में बदलेगी दूसरे उसके उल्टे अनुपात में बदलेगी। यानी कि यहां पे एक संख्या बेटा सॉल्यूशन 10 लीटर था, 8 लीटर हो गया, किस अनुपात में बदला? 5:4। तो कंसंट्रेशन किस अनुपात में बदलेगा? उल्टा, रिवर्स रेशियो में। नमक का कंसंट्रेशन, नमक का परसेंटेज किस अनुपात में बदला होगा? उल्टा, 4:5 के रेशियो में। पूछा वास्तविक विलयन में नमक का परसेंटेज कितना था, बाद में कितना हो गया है? बाद में नमक का परसेंटेज कितना था? 6%। तो 5 की वैल्यू कितनी है? 6%। बताओ कितने गुना है? 5 को कितने से गुणा करें कि 6 आ जाए? 12×5 = 60 होता है, 1.2 से। तो ओरिजिनल घोल में कितना नमक था? 4 यूनिट। तो 4 की वैल्यू भी कितना आ जाएगी? यानी कि 12 4.8%। तो इस सवाल का आंसर क्या है? ये क्या है? डी ऑप्शन। ये है रेशियो मेथड, ये है डायरेक्ट। दोनों समझ में है ना? आपको दोनों ही आने चाहिए। मुझे लगता है बहुत अच्छी तरीके से आपके दिमाग में क्लियर हो गया है। तो प्यारे बच्चों, चलिए आप इस पर एक सवाल और करके बताइए मुझे। सवाल नंबर 56। एक घोल में 16% नमक है। जब शब्द बोल दिया घोल तो आप समझ जाओ नमक पानी। समझ गए ना? आगे विस्तार से नहीं लिखेगा एग्जामिनर, आपको खुद ही समझना है। हमारे पास एक घोल है नमक पानी का, जिसमें नमक कितना है? 16%। इसका मतलब एक सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन है जिसमें नमक का कंसंट्रेशन, ये क्या है? नमक का कंसंट्रेशन 16% है। अब इसको गर्म करते हैं, 18 लीटर पानी भाप बन के उड़ जाता है, पानी वाष्प बन जाता है। अब घोल में नमक की सांद्रता कितनी है? अब जो बचा हुआ घोल है उसमें कितना नमक हो गया? 28%। तो पूछा है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी? सब कुछ समझ में आया? ठीक है, बिल्कुल वैसा ही सवाल है। आप बताइए, नमक पानी का घोल है, अगर मुझे यह पता करना है नमक की मात्रा,
नमक का कंसंट्रेशन दिया है तो उससे क्या निकलेगा बच्चों, नमक की मात्रा ही तो निकलेगी। तो नमक की मात्रा कैसे होगी बच्चों, टोटल सॉल्यूशन, कि भैया हमारे पास कुल कितना घोल है और उसमें उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, परसेंटेज ऑफ सॉल्ट से, सॉल्ट के कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही कंसेप्ट है। आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है बच्चों, आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे पास एक नमक पानी का घोल था जिसमें कितना नमक था, 16%। हमने इसको गर्म किया, 18 लीटर पानी भाप बन के उड़ गया। अब कितना नमक हो जाता है घोल में, कितना हो जाता है बच्चों, 28%। ठीक है ना। तो नमक पानी के घोल को गर्म करेंगे, पानी तो भाप बन के उड़ेगा, सॉल्यूशन की मात्रा तो कम होगी, पर नमक कहीं गाय जाएगा क्या, नमक घोल में जितना पहले था नमक घोल में अभी भी उतना ही रहेगा, नमक की मात्रा क्या रहेगी, सेम। और आप बताओ, हमने पढ़ा दिया कि दो संख्याओं की गुणा अगर सेम है तो एक जिस अनुपात में बदलेगी दूसरे काय में बदले, वाके उल्टे अनुपात में। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो किससे कटेगा बच्चों, ये किससे कटा, 4 से, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28। हाँ, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28। ये बच्चों, अगर दो संख्याओं की गुणा सेम है तो एक जंग संख्या जिस अनुपात में बदलेगी दूसरे वाक्य उल्टे अनुपात में बदलेगी। बताओ, कंसंट्रेशन पहले 16% था, अब कितना हो गया 28%। इस अनुपात में बदला तो 4 से कट रहा, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 4:7। कितना है, 4 तो टोटल सॉल्यूशन की मात्रा क्या होगी बच्चों, उल्टे अनुपात में 7, यानी कि पहले घोल 7 था तो अब कितना रह गया, तो पहले अगर घोल की मात्रा 7 थी तो अब 4 हो गई, तो कितना कम होगी मेरे प्यारे भाई, घोल की मात्रा 3 यूनिट कम हो गई। जबकि सवाल कह रहा है 18 लीटर पानी भाप बन के उड़ गया, तो घोल की मात्रा 18 लीटर ही कम होगी। तो 3 की वैल्यू कितने बच्चों सवाल में, 18 लीटर, यानी कि कितने गुना, 6 गुना। तो आपसे पूछा है सॉल्यूशन की प्रारंभिक मात्रा, तो सॉल्यूशन की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी बच्चों, इनिशियल कितना था, तो 7 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, यानी कि कितना। तो सवाल का आंसर है 42 लीटर, ऑप्शन नंबर। समझ में आया। कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये सवाल मेरे बताने से पहले कर पाए, क्योंकि जब आपको इतने क्रिस्टल तरीके से कंसेप्ट समझा दिया जाए, है ना, सवाल तो होने ही है अपने आप। बच्चे की सबसे बड़ी समस्या क्या है, उसे ये तक नहीं पता कंसंट्रेशन क्या होता है, और वो सीधा देखे सवाल, यही तो समस्या फंसती है। ठीक है ना। एक और सवाल करेंगे इस टाइप का, जो लेवल 2 का है, रेलवे का ही, 2022 का, बताइए। मैं भी तो देखूं कितने सवाल बच्चे कर लेंगे इसको। मजा आ रहा है ना बाल को, सचिन मजा ले रहे हैं ना फुल। हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर शुड बी एडिड टू 1440 ml of a 38% sugar solution so that it becomes a 17.1% sugar solution। पहली बात तो यह कि आधे बच्चे इस सवाल में इसलिए डेड हो जाएंगे क्योंकि उन्हें सवाल की भाषा ही नहीं समझ आएगी। ठीक है ना। तो घोल,
चीनी का घोल, ये पढ़ते ही मैं समझ गया कि चीनी प्लस पानी। हमारे पास चीनी पानी का घोल है कितना? 1440 मिलीलीटर। उसमें क्या बताया गया? ये चीनी बताई गई, ये 38%। बट चीनी पानी घोल में किसी को पानी से मतलब है? पानी पिएगा कितना मिला दो, मतलब किससे? चीनी से। तो ये जो बताया गया ना 38% शुगर सोल्यूशन, ये शुगर की सांद्रता बताई गई कि हमारे पास चीनी पानी का घोल है जिसमें चीनी है 38%। क्या है? 38% चीनी है। सवाल में बोला है इसमें कितना पानी मिला दूं। अगर चीनी पानी के घोल में पानी मिला दूंगा तो घोल पतला हो जाएगा, चीनी की प्रतिशत कम हो जाएगी ना। बताओ कितना पानी मिला दूं कि चीनी का प्रतिशत क्या हो जाए? पहले 38 था, 17.1% हो जाए। कम करना है, यही तो है। बताइए कितना चीनी पानी मिलाना चाहिए। देखो चीनी पानी का घोल है, आप मुझे बताओ, मुझे चीनी की मात्रा निकालनी है कि नहीं सचिन? क्या निकालनी है? तो बताओ चीनी की मात्रा कैसे निकलती है? चीनी की मात्रा होता है टोटल घोल, कि हमारे पास टोटल सॉल्यूशन कितना है या टोटल घोल कितना है, इनटू परसेंटेज ऑफ चीनी, है कि नहीं भाई? कुल घोल की कुल मात्रा को चीनी के परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगी चीनी की मात्रा। हमारे पास एक चीनी पानी का घोल है जिसमें कितने प्रतिशत चीनी है? 38% चीनी है। कितना घोल है हमारे पास चीनी पानी का? बोला कितना पानी इसमें मिला दें कि चीनी की मात्रा, चीनी का परसेंटेज क्या हो जाए? तो बेटा चीनी पानी के घोल में हम लोग क्या मिला रहे हैं? चीनी मिलाई क्या? चीनी मिलाई क्या? यानी कि चीनी की मात्रा क्या रहेगी? तो चीनी पानी के घोल में हम केवल पानी मिला रहे हैं, चीनी नहीं मिला रहे। तो जितनी घोल में चीनी पहले थी, आज भी चीनी की मात्रा उतनी ही, चीनी की मात्रा नहीं बदलने वाली। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। बताओ ये दो संख्याएं हैं अलग अलग, इनकी गुणा क्या रहने वाली है? अब दो संख्या गुणा सेम है तो एक जिस अनुपात में बदलेगी दूसरे वाके उल्टे में बदलेगी। तो अब बताओ इनका रेशियो क्या आएगा? भाई ये है 38 और ये 17.1, इनका अनुपात लेना है। तो जब मैं अनुपात लूंगा, एक दशम तरफ से दशमलव हटाऊंगा तो दूसरी तरफ क्या बढ़ेगा? ऐसा चिन्ह जीरो। बताओ ये किससे कटता है? 19 से। 19 का पहाड़ा ही तो 19 दूनी 38 और 19 19 निम्मा 171। यानी कि जब मैं इनका अनुपात लूंगा तो 19 से कटेगा, क्या आ जाएगा? 20/9। 20/9 आ गया। बोलो 20/9 आ गया। तो टोटल घोल किस अनुपात में चेंज हो, टोटल घोल की मात्रा किस अनुपात में चेंज हुई होगी? उल्टा 9/। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। हमारे पास शुरुआत में कितना घोल था? 1440 ml। तो 9 की वैल्यू कितनी है बच्चों सवाल में? बताओ शुरुआत में कितना घोल है? 9 यूनिट। 9 की वैल्यू है 1440 ml। कितने गुना? 16 निम्मा 144 से क्या हो गया? 160 से तो गुणा हो रहा है। 1440 को 9 से काट। बोला कितना पानी मिलाना चाहिए? हमारा घोल 9 से 20 हो गया तो हमने पानी कितना मिलाया है? 11 यूनिट। तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 160 गुना हो रहा है तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 160 गुना। तो 11 गुना 160 क्या आएगा सचिन? 1760 ml। यानी कि हमें कितना पानी मिलाना चाहिए? 1760 ml। तो आंसर क्या आ जाएगा? ये ऑप्शन। आप कहोगे सर गलत है, क्या आ रहा? 1760 ही मिला रहा थोड़ा सा। ठीक है जी। बेटा आपको शायद पता नहीं कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। क्या होते हैं बेटा? 1000 ml को मिला के 1 लीटर बनता है। 1000 ml बराबर 1 लीटर लिख दीजिए, ठीक है ना। तो यहां 1 ml कितना आ जाएगा भैया? फिर अगर ml को लीटर में बदलना है तो 1000 से भाग दे दो। अगर ml को लीटर में बदलना है तो क्या करेंगे? 1000 से, या 1760 को 1000 से भाग दे दो। 1760 को 1000 से भाग देंगे 1.76। कौन सा ऑप्शन हुआ? ये ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक बच्चों, समझ में आया? अजय कह रहे हैं हाई लेवल क्वेश्चन। हाई लेवल
हाई लेवल किस लिए? इसरो का पेपर देना है क्या सच्ची से? प्रधानमंत्री का पेपर देना, पुतिन बनना है आपको? रेलवे का पेपर देना है, और रेलवे के पेपर का यही हाईएस्ट लेवल है। इससे हाई लेवल के सवाल करने, तो हाई लेवल की नौकरी की तैयारी करो। ठीक है बच्चे, मैं वही पढ़ाऊंगा जो रेलवे के एग्जाम में आता है, जबरदस्ती कुछ भी नहीं। ठीक है बच्चों, यही आपके एग्जाम का लेवल है और ऐसे ही सवाल आएंगे। ठीक है ना? तैयारी उतनी करो, पढ़ाई उतनी करो जितनी सरकार तनख्वाह दे रही है। सरकार इतने रुपए की तनख्वाह दे रही है, इतना ही ज्ञान अर्जित करो। ठीक है बच्चों, चलो समझ में आया? एक बार और रिपीट करके दिखेगा। कुछ बच्चे ऐसे जिनको ये अभी समझ नहीं आया, रिपीट करके दिख लीजिएगा, आ जाएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर है यहां पर 58 है ना? अगला टाइप क्या आ गया बच्चे? अगला टाइप। सेम कंसेप्ट है, कंसेप्ट नहीं बदला, अभी भी वही कंसेप्ट लगेगा मेरे भाई। क्या यार, कैसे बच्चे हो यार तुम लोग? क्या समझ नहीं आया मेरे भाई आपको इस सवाल में? अगले टाइप में भी सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना भाई? देखो, जब रेलवे का कोई पेपर होता है ना, टीसीएस पेपर कराती है, तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, उससे हमें पता लग जाता है कि जो ये सवाल हैं, हमारे पास एक पीडीएफ बन के आती है हार्ड टू इजी ऑर्डर की। उसमें लिखा रहता है, उसमें जो सवाल सबसे हार्ड पूछा गया होता है ना, वो सबसे ऊपर रहता है, फिर उससे हल्का, फिर उससे हल्का, यानी कि जो सवाल सबसे कम बच्चों ने अटेम्प्ट किया होता है सही, वो सबसे पहले हमें पता लग जाता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर हमने बनवा रखा है, तो उसके हिसाब से मुझे अच्छी तरीके से पता है कि क्या मैक्सिमम लेवल है। वहां तक आप नहीं पहुंच सकते, हमें पता है। ठीक है जी? तो जो भी मैं बता रहा हूं, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं, चुपचाप वो मुर्दे की तरह पढ़ते रहिए। ठीक है ना? चलो, एक त्रिभुज आधार में 66 सही 2/3% की वृद्धि की जाती है। ये सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये मेंसुरेशन बेस्ड सवाल। क्या है ये? मेंसुरेशन बेस्ड सवाल। एक त्रिभुज के आधार में 66 सही 2/3% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल स्थिर रहने से कितने प्रतिशत ऊंचाई कम होनी चाहिए? बाई हाउ मच परसेंट हाइट शुड बी रिड्यूस्ड सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये सवाल तो मेंसुरेशन का, परसेंटेज का लग रहा है, लेकिन मेरे भाई सवाल तभी कर पाओगे जब आपको त्रिभुज का एरिया पता होगा, फॉर्मूला याद होगा। आप बताओ, अगर किसी त्रिभुज का आधार पता है, आधार के ऊपर ऊंचाई पता है, देखो ये होता है त्रिभुज, ये नीचे है त्रिभुज का आधार, सामने वाले से डालो 90 डिग्री, ये आ गई त्रिभुज की ऊंचाई। तो किसी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, उसका फॉर्मूला है क्षेत्रफल यानी कि एरिया बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का एरिया बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि त्रिभुज का एरिया सीधा निर्भर करता है आधार और ऊंचाई पर। आधार या ऊंचाई बदलोगे त्रिभुज की, तो एरिया भी बदल जाएगा। देखो यहां 1/2 क्या है? फिक्स नंबर है। 1/2 फिक्स नंबर है, इससे एरिया नहीं बदलता। एरिया कब बदलेगा? आधार और ऊंचाई के बदलने से। यानी कि एरिया निर्भर किस पे करता है त्रिभुज का? केवल आधार और ऊंचाई पे, आधार गुणा ऊंचाई पे। ठीक है ना बच्चों? अब एक त्रिभुज का आधार कितना बढ़ जाता है? 66 सही 2/3%। आई ना बात समझ में? त्रिभुज का आधार कितना बढ़ जाता है? 66 सही 2/3% बढ़ जाता है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 33 सही 1/3%। मैंने आपको पढ़ाया 33 सही 1/3%, 1/3। ये दोगुना है। 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/3, 2/3, यानी कि त्रिभुज का आधार बढ़ जाता है 2/3, यानी कि त्रिभुज का आधार पहले 3 था। अगर त्रिभुज का आधार पहले 3 था, तो अब आधार 3 से 2 बढ़ के कितना हो गया? 5,
है कि नहीं सचिन? अगर त्रिभुज का आधार पहले 3 था तो 3 से कितना हो गया बढ़ के 5, तो हाइट क्या हो जाएगी? उल्टा अनुपात में ले। अगर त्रिभुज का आधार पहले 3 था, अब कितना हो गया 2 बढ़ के 5, तो हाइट उल्टे अनुपात में चेंज होगी। हाइट अगर पहले 5 थी तो 5 से कितनी हो जाएगी? यानी कि हाइट पहले 5 थी तो 5 से 3 हो जाएगी। हाइट कितनी घट गई? 2 बटे पहले 5 थी, 2/5 कितना होता है? यानी कि त्रिभुज की हाइट को 40% कम करना पड़ेगा अगर एरिया सेम है। समझ में आया? ठीक है जी। अगला ये बताइए, सवाल नंबर क्या है बच्चों आपके सामने? 60। अगला, एक घनाभ में लंबाई 20% बढ़ाई जाती है, चौड़ाई 10% घटाई जाती है, तो ऊंचाई को कितने परसेंट बढ़ाया या घटाया जाना चाहिए ताकि आयतन स्थिर रहे? तक नहीं। घनाभ आप समझते हैं? आप घनाभ होता है एक आयताकार बॉक्स, जैसे कि आपका कमरा है। आपका जो कमरा है जिस रूम में बैठकर पढ़ाई कर रहे हो वो क्या है? एक घनाभ है, ठीक है ना? तो घनाभ में 3 चीजें होती है, लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। तो किसी घनाभ का आयतन का फॉर्मूला पहले तो आपको पता होना चाहिए। किसी घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा, है कि नहीं सचिन? अब घनाभ की लंबाई 20% बढ़ जाते, 20% की वैल्यू 1/, चौड़ाई 10% घट जाते यानी कि 1/10। बोला हाइट कितने प्रतिशत बढ़ाएं या घटाएं जिससे कि आयतन क्या रहे? सेम रहे। आप बताओ, लंबाई चौड़ाई को छेड़ने से आयतन में भी फर्क पड़ेगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि घनाभ का आयतन सेम रहे, आयतन ना बदले। समझ में आ रहा है ना प्यारे भाई? कोई दिक्कत? सुनेगा। देखो, हम घनाभ की लंबाई भी बदल रहे हैं और चौड़ाई भी। तो आप इसको ऐसे समझो मेरे प्यारे भाई कि एक ही संख्या है। ठीक है सचिन? आप इसको ऐसे समझो कि ये एक ही संख्या है, अलग अलग नहीं है। तो बताइए घनाभ की लंबाई कितनी बढ़ गई? 20%। 20% यानी कि 1/5। घनाभ की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है, 1/5 यानी कि घनाभ की लंबाई अगर पहले 5 थी, अगर घनाभ की लंबाई पहले 5 थी तो 5 से बढ़ के कितनी हो जाती है? चौड़ाई कितनी घटाई जाती है? 10% यानी कि 1/, यानी कि घनाभ की चौड़ाई पहले 10 थी तो 10 से घट के कितनी हो जाती है? 9। ठीक है ना? आप इसको अलग मत समझो, आप इसको सेम ही संख्या समझो। ठीक है ना? आप क्या समझो बच्चों? इसको एक ही नंबर समझो मेरे प्यारे भाई, है ना? अब आप समझो, ध्यान सुनेगा, ये एक ही नंबर समझो। दो संख्याओं की क्या हो रही है यहां पर? अगर दो संख्याओं की गुणा है ना, दो संख्याओं की गुणा क्या है? एक संख्या जिस रेशियो में बदलेगी दूसरे उसके उल्टे अनुपात में बदलेगी। आप मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे समझो कि एक ही नंबर है। यहां पर बच्चे कंफ्यूज होंगे इसलिए मैं बता रहा हूं, यहां दो संख्याओं की क्या है? गुणा, इसकी और इसकी, इस पूरे की और इसकी गुणा सेम है। तो एक संख्या जिसमें बदली है दूसरे उसके उल्टे रेशियो में बदलेगी, तो उल्टा रेशियो करना है, रिवर्स। यानी कि कितना है? 6 निम्मा 54, और ये कितना है? 5 दुसाम, 5 गुणा दुसाम 50। यानी कि घनाभ की हाइट को उल्टे अनुपात में बदलना पड़ेगा बच्चों। 54 से घटा के कितना करना पड़ेगा? तभी तो होगा। उल्टे अनुपात में बदलने का मतलब क्या है? एक संख्या 2 से 3 होगी तो दूसरा उल्टा अनुपात क्या है? उसको 3 से 2 कर दो। यही तो हुआ उल्टा अनुपात। समझ में आई ना बात? तो भैया हाइट किस अनुपात में बदली है? 6 निम्मा 54 और ये 5 दुसाम 50। यानी कि हाइट को घटाकर, घनाभ की हाइट को 54 से घटा के कितना करना पड़ेगा? यानी कि घनाभ की हाइट इंक्रीज नहीं होगी, क्या करनी पड़ेगी? घटानी पड़ेगी। अगर 54 से 50 करोगे तो कितना घटाना पड़ेगा? पहले कितनी थी घनाभ की हाइट? 4/54, और परसेंटेज में गुणा, 100%। तो 400 को जब आप 54 से भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा? 7 बार चला जाएगा। 350 और 28 378, यानी कि 7 बार चला जाएगा, तो लगभग 7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो क्या आंसर है इस सवाल का? तो घनाभ की हाइट को 7.4% घटाना पड़ेगा। ठीक है जी? कोई समस्या तो नहीं? आखिरी सवाल ये बताइए, आखिरी सवाल,
ये देखो, ये सवाल मैंने सीजल के पेपर का डाल दिया है क्योंकि अच्छा सवाल है। देखो रेलवे काफी समय से इस टाइप के सवाल नहीं पूछ रहा। मैं एक बात बताऊं, रेलवे 2 साल से पेपर कराने लगा है। अगर मैं बात करूं तो मुश्किल से परसेंटेज के 20 सवाल हैं रेलवे के पास, उन्हीं 20 सवालों को 20-20 बार पूछ लेता, मुश्किल से 20 सवाल। अगर आप कभी प्रीवियसर के क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, हमने डाल रखे हैं एप्लीकेशन पे, मैंने एप्लीकेशन पे रेलवे के प्रीवियसर के पेपर यहां पे डाल रखे हैं फ्री, ठीक है। आप जाके एक बार लगा के देखना, सेम ही सवाल आपको हर शिफ्ट में दिखेगा, सेम सवाल वो रिपीट करता रहता है, और वो ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़े से हैं। तो हमें और भी एग्जाम के सवाल लेने पड़ेंगे। चलो बताइए बच्चों, सवाल नंबर 61 लास्ट सवाल है। यदि बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि बेलन का आयतन, सबको समझ में आया? तो पहले तो यही पता हो कि बेलन होता क्या। बेलन समझ रहे हैं, जैसे ये मेरे पानी का गिलास, ये क्या है? बेलन है। बेलन का आधार क्या होता है? सर्कल की है रेडियस। ये क्या है बच्चों? ऊपर से नीचे तक बेलन की हाइट है ना, ऊंचाई। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम बराबर पाई आर स्क्वायर। बच्चे समझ गए? ये बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है। यानी कि बेलन का आयतन किस पे निर्भर करता है? उसके आधार की त्रिज्या पे और हाइट पे। बेलन के आधार की त्रिज्या रेडियस बदलोगे या हाइट बदलोगे तो आयतन भी बदलेगा। ये जो पाई है इसका मान फिक्स होता है 22/7। पाई का मान नहीं बदलता कभी दुनिया में। यानी कि बेलन का आयतन केवल और केवल किस पे निर्भर करता है? रेडियस के स्क्वायर गुणा, ठीक है। ये साइन है प्रोपोर्शनल का, निर्भर करने का, कि बेलन का आयतन रेडियस के स्क्वायर गुणा हाइट पे डिपेंड करता है। अब देखो, बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है। 20% का मतलब क्या होता है बच्चों? 20% की फ्रैक्शन है 1/5। बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है 1/5। बेलन की रेडियस 20% घटाई जाती है 1/5। पूछा है हाइट कितने परसेंट बढ़ाई जाए कि बेलन का आयतन क्या रहे? सेम रहे। यानी कि बेलन का आयतन सेम रहना चाहिए, बेलन का आयतन नहीं बदलना है। समझ में आ रहा है? तो बेलन की रेडियस 20% घटाई जाती है 1/5। यानी कि बेलन की रेडियस अगर पहले 5 थी तो 5 से घट के कितनी हो जाती है सचिन? 4 घट गई ना। बेलन की रेडियस अगर पहले 5 थी तो 5 से कितनी हो जाती है? तो यहां क्या रेडियस का, लेकिन स्क्वायर, तो रेडियस का स्क्वायर किस अनुपात में चेंज होगा? ये बस रेडियस तो 5 से घट के 5 से 1 कम हो गया, कितने होगी? 4। तो रेडियस का स्क्वायर किस रेशियो में चेंज हुआ? 5 स्क्वायर और, अब बताओ यहां बीच में क्या है? गुणा। अगर दो संख्याओं की गुणा सेम है तो एक संख्या जिस अनुपात में बदलेगी दूसरे वाक्य उल्टे अनुपात में। यानी कि हाइट किस रेशियो में चेंज होगी? हाइट अगर सिलेंडर की पहले 4 का वर्ग 16 थी तो अब 16 से बढ़ा के कितनी करनी पड़ेगी? अभी तो आएगा उल्टा रेशियो। यानी कि सिलेंडर की हाइट को हमेशा ऊपर क्या आता है? इनिशियल वैल्यू। अगर हाइट पहले 16 थी तो 16 से बढ़ा के क्या करना पड़ेगा? 25 करना पड़ेगा। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 16 से 9 बढ़ाना पड़ेगा इनिशियल आउट ऑफ। अब 1/16 क्या होता है? 6.25%। 9/16 क्या होता है इसका? 9 गुना कर देंगे तो 56.25%। ये आंसर है। तो कर लोगे बच्चों? बताइए, क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? ए गुणा बी बराबर कांस्टेंट नियम पे। देखो बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया, चीनी की खपत वाले सवाल करा दिए, खर्चा बचत वाले जितने भी थे। इनकम टैक्स वाला हो गया, सॉल्यूशन वाला हो गया, मेंसुरेशन वाले हो गए। ठीक है ना? मैं आपको बहुत धीरे करके पढ़ा रहा हूं। ठीक है बच्चों, जितनी मैक्सिमम वेराइटियां हो चुकी हैं, अब आगे चलेंगे प्यारे दोस्तों अगला टाइप। ठीक है ना? ये टाइप सबसे लास्ट में डालना था, गलती से बीच में डल गया। ठीक है ना? कोई बात नहीं। सवाल नंबर 50, अगला टाइप। ठीक है? तैयार हैं बच्चों?
अगला टाइप, चावल के दाम में 45 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 63 रुपए प्रति किलो हो गए। पहले चावल 45 रुपए किलो था, अब कितना हो गया? 63 रुपया किलो हो गया। लेकिन चावल की खपत 20% कम कर दी जाए तो इस पर होने वाला खर्च कितने प्रतिशत? सबको सवाल समझ में आया? देखो, हम सब लोग एक बात जानते हैं, खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। खर्चा बराबर कीमत गुणा एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन। अगला टाइप है ये। इस टाइप के सवाल को अगर ध्यान से देखें तो क्या दिया है? चावल का दाम 45 से बढ़ के 63 हो गया, प्राइस में चेंज दिया है। खपत 20% कम हो गई, खपत में चेंज दिया है। खर्चा कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, खर्चे में चेंज। सब कुछ बिल्कुल साफ दिख रहा है, इससे मक्खन तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो भैया हमें इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? भाई प्राइस भी बदल रहा है, खपत भी बदल रही है, और बीच में क्या है? तो प्राइस और खपत के रेशियो की गुणा करनी पड़ेगी, और तो कुछ नहीं है। तो आप ये पता लगाओ कि चावल का खर्च पहले कितना था और अब कितना है ना सचिन? चावल का पहले और अब का खर्च कितना है, ये तो पता लगाना है। ठीक है, चावल का प्राइस पहले 1 किलो 45 था, अब कितना हो गया? 63 रुपए किलो। पहले 1 किलो चावल 45 रुपए किलो था, अब 1 किलो वही चावल मिलेगा 63 रुपए किलो। अगर हमें खर्च में चेंज पता लगाना है कि खर्च किस अनुपात में बदला है, हमें बस ये पता लगाना है कि चावल का खर्च किस अनुपात में चेंज, उसके लिए प्राइस और खपत के रेशियो के बीच में क्या है? गुणा। प्राइस और खपत के रेशियो की आपस में गुणा करनी पड़ेगी। चावल का प्राइस 45 से 63 रुपए किलो हो गया, खपत कितनी कम हुई है? 20% क्या होता है? 1/5, यानी कि पहले अगर खपत 5 किलो थी तो अब 1 किलो कम होगी। अब कितनी होगी? अगर पहले चावल की खपत 5 किलो थी तो अब वही परिवार चावल कितना किलो खा रहा है? 4 किलो खा रहा है। यानी कि चावल के पहले खर्चे और अब के खर्चे का क्या आ गया बच्चों? क्या इससे आसान कोई तरीका है? प्राइस 45 से 63 हो गया, खपत 5 से घट के 4 होगी, 20% कम, बीच में गुणा है तो आपने दोनों रेशियो की मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है ना? तो किससे कट गया? 9 पंजे 45 और 9 सत्ते, यानी कि कितना आ गया? 25 रेशियो। बच्चों 25 रेशियो, यानी कि मैं कह सकता हूं कि चावल पे जो खर्चा है, अगर पहले 25 रुपए था तो आज वही कितना खर्चा हो रहा है? तो चावल पे खर्च कितना बढ़ गया? 1/25, 1/25 होता है 4%, 3/25, 12% इस सवाल का आंसर है। क्या आंसर आ गया? ऑप्शन नंबर। ये बताओ, कोई दिक्कत? समझ में आई बात? ठीक है, आगे चलें। अगला सवाल है बच्चों आपके सामने यहां पर 50। अगला टाइप, ये क्या है स्टूडेंट? नेक्स्ट। ठीक है सचिन, मैं अगर बात कहूं रेलवे एग्जाम के लिए बड़ी लैंग्वेज वाला, ठीक है ना, बहुत सारे सवाल ऐसे थे जिनमें केवल नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है। रेलवे एग्जाम के लिए परसेंटेज चैप्टर का लैंग्वेज वाला अगर कोई सवाल सबसे ज्यादा पूछा गया है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रेलवे के पेपर में प्रतिशत चैप्टर से सबसे ज्यादा आने वाला सवाल यही, इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है ना? पेट्रोल के प्राइस में पर लीटर 75% की वृद्धि होती है, इसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर दी जाए कि खर्चे में केवल 26% की ही वृद्धि? आप पहले अच्छे से सवाल समझ लीजिए, है ना, तभी आप सवाल कर पाओगे। पेट्रोल का प्राइस पर लीटर 75% बढ़ जाता है, पेट्रोल महंगा हो गया। पेट्रोल 75% महंगा हो गया तो आपकी जेब पे भी 75% वजन बढ़ जाएगा। आपको भी अब 75% पैसा ज्यादा खर्चना पड़ेगा ना पेट्रोल डलवाने के लिए 1 लीटर।
लेकिन आप कहते हो नहीं, मैं हूं गरीब आदमी, पेट्रोल महंगा हो रहा, मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ रही। आप पेट्रोल पर अपना खर्च केवल कितना बढ़ाना चाहते हो? 26%। इसका मतलब है कि आपको अपनी गाड़ी में तेल कम डलवाना है। तो पूछा है पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी। समझ में आ गया ना सब बच्चों को सवाल? आप बोलोगे हाँ जी सर। बहुत डेटा आसान है, इजी डेटा का ही सवाल आता है। तो ये सवाल देखो, तरीके बहुत सारे इसको करने का, पर बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं, 100 मान के करेंगे। तो ये माना पेट्रोल की कीमत है 100 रुपए लीटर, ठीक है सचिन? कि माना पेट्रोल का दाम है पेट्रोल पंप पे 100 रुपया, कितना है? 100 रुपया। अब पेट्रोल का प्राइस 75% बढ़ जाता है। अगर 100 रुपए को 75% बढ़ाओगे तो पेट्रोल का प्राइस बढ़ के अब कितना हो जाएगा? पेट्रोल का प्राइस हो जाएगा बढ़ के 175 रुपए लीटर, है कि नहीं सचिन? पेट्रोल मैंने मान लिया कि पेट्रोल का दाम है अभी 100 रुपए पर लीटर, लेकिन पेट्रोल की कीमत 75% बढ़ जाती है, तो अब 100 रुपए से बढ़ के कितना हो जाएगी? 100। यानी कि अब 1 लीटर पेट्रोल कितने का मिलेगा? 100। आदमी बोला मेरे बस की तो नहीं है, मैं तो नहीं खर्च करूंगा 175, मैं तो पेट्रोल पे खर्चा केवल 26% ही बढ़ाऊंगा। यानी कि पहले 100 रुपए का पेट्रोल मिल रहा था 1 लीटर, तो 100 से 26% ज्यादा क्या होता है? 100 से 26% ज्यादा सीधा 126 आ जाएगा। आदमी बोला मैं तो गाड़ी में 126 रुपए का ही पेट्रोल डलवाऊंगा। कितने का? 100। पेट्रोल कितने का हो चुका है अभी? 1 लीटर। लेकिन आदमी कितने का डलवा रहा है? यानी कि मेरे प्यारे भी 51 कितना कम हो गया ये अभी? 15 में से 6 गया 9, 49। कितना? 49। ठीक है बच्चों, यानी कि आदमी 49 रुपए का पेट्रोल कम डलवा रहा है। एक खपत कम करनी पड़ी उसे। 49 रुपए का पेट्रोल कम डलवा रहे, खपत करनी पड़ेगी कितने पर? 175 रुपए का पेट्रोल हो चुका है, 175 पर। ये आ गया बच्चों आंसर। इसको परसेंटेज में बदलना है तो कितना हो जाएगा? गुणा 100%। और ये किससे कट गया बच्चे? 25 से। 25 चौका 100 और 25 सत्ते 100। 7 से 49 कितनी बार कट गया? तो 7 चौक। यानी कि उस आदमी को पेट्रोल की अपनी खपत कितना प्रतिशत कम करनी पड़ेगी? 28% कम करनी पड़ेगी। तो यहां क्या आंसर आ जाएगा इस सवाल का? डी ऑप्शन है। समझ में आया बच्चों? ठीक है, किसी को कोई डाउट दिखाना सचिन? बताओ, सब बच्चों को सवाल समझ में आया? कमेंट दिखा दो एक बार। जितने भी बच्चे हैं भैया, आप मेरी बात को सीरियस लिया करो, मुझे आपसे ज्यादा समझ है। आप कितना भी मुझे उकसाते रहो, पर मैं वही पढ़ाऊंगा जो पेपर में आएगा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, वेरी गुड जया वर्धने जी, यही चाहिए। अब मैंने तो एक सवाल कराया, जब आप प्रीवियस में जाकर खोजोगे कम से कम आपको 50 सवाल मिलेंगे ऐसे, और वो लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मैंने समझ, बिल्कुल सेम टू सेम एक सवाल और है ऐसा, इसको आप करके बताना, ये आपका होमवर्क है। बस यहां पे परसेंटेज में ना पूछ के किलो में पूछ लिया आंसर, बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, इसको आप जो है मेरे प्यारे भाई करके बताइएगा, ये आपका होमवर्क है। इसी के साथ ये शीट बच्चों पूरी तरीके से एंड होती है। ठीक है ना, कल हम परसेंटेज की दूसरी शीट सॉल्व करेंगे, उसमें क्या होगा प्यारे बच्चों? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, आय खर्चा बचत, इलेक्शन चुनाव वाले सवाल, बस ये होगा। ठीक है ना? हाँ, कल करते हैं। ठीक है ना, चलो ठीक है, अगली क्लास में करते हैं परसेंटेज की शीट नंबर 2। ठीक है ना?